क्या आप गंभीर त्वचा की खुजली और जलन से पीड़ित हैं? क्या आपकी त्वचा में कोई सूजन है जिससे आप चिंतित हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंपली मेडिसिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उन दवाओं में से एक पर चर्चा करेंगे जो आपकी त्वचा पर किसी भी सूजन को कम करती है, जो त्वचा की जलन, खुजली, लालिमा और सूजन से जुड़ी होती है। ये कुछ और नहीं बल्कि क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट क्रीम है, जो टॉपिकल उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है। तो आइए क्लोबेटासोल के बारे में पूरी जानकारी के साथ अपनी चर्चा शुरू करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दवा क्या है। क्लोबेटासोल उन दवाओं में से एक है जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से संबंधित है। इसका मतलब है कि इसे त्वचा पर ऊपरी तौर पर लगाया जाता है और इसका आंतरिक उपयोग नहीं किया जाता है। आप इस क्रीम को क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट के रूप में पा सकते हैं, जहां क्लोबेटासोल दवा का नाम है और प्रोपियोनेट इस दवा का एस्टर रूप है, जिसे क्रीम में बनाया जा सकता है और त्वचा पर लगाया जा सकता है। आमतौर पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को उनकी क्षमता के आधार पर हल्के, मध्यम, शक्तिशाली और अत्यधिक शक्तिशाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट एक अत्यधिक शक्तिशाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो सूजन संबंधी स्थितियों के इलाज के लिए क्रीम के रूप में उपलब्ध है। ये दवा विभिन्न ब्रांड नामों में उपलब्ध है और उनमें से टिनोवेट, लोबैट, क्लोनेट और क्लॉप जैसे कुछ ब्रांड लोकप्रिय हैं। ये फोम के रूप में भी उपलब्ध है और ये लोशन के रूप में भी उपलब्ध है। इन सभी फॉर्मुलेशन का उपयोग स्थानीय रूप से त्वचा पर लगाए जाने पर सूजन की प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। आज इस वीडियो में हम क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट क्रीम के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ये दवा सूजन के खिलाफ कैसे काम करती है, इस क्रीम को कैसे लगाया जाना चाहिए, दवा के साथ क्या दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसी सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आपके समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक दिलचस्प वीडियो की सूचनाएं पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए देखते हैं कि इस दवा का उपयोग क्या है। सूजन एक संकेत है जो हमारे शरीर को चेतावनी देता है और संकेत भेजता है कि कुछ गलत हुआ है। हमारे शरीर में एलर्जी या वायरस कणों के प्रवेश के कारण विदेशी कणों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी उत्तेजित होती है। इस प्रक्रिया में हमारा शरीर कुछ मध्यस्थों को मुक्त कर सकता है जो स्थानीय सूजन प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में सूजन को नियंत्रित करने के लिए क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट का उपयोग किया जा सकता है। इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से एक्जिमा और प्रूरिटिस जैसी त्वचा की सूजन संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये दवा त्वचा की सूजन, खुजली और लालिमा को कम करती है जो इन सूजन संबंधी विकारों से जुड़ी होती हैं। क्लोबेटासोल का एक अन्य उपयोग प्लाक सोराइसिस के प्रबंधन में है, जहां सूजन सोरियाटिक प्लाक से जुड़ी होती है। इस प्रयोजन के लिए इस दवा को लगभग 2 सप्ताह तक लगाया जाता है और उपचार की अवधि को 4 सप्ताह तक बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस क्रीम को कैसे लगाना है। इस दवा का उपयोग करते समय आपको सावधान रहना चाहिए और इसे मौखिक रूप से नहीं लेना चाहिए। हालांकि यह आंख या योनि में उपयोग के लिए नहीं है। क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट क्रीम 0.05% की ताकत पर उपलब्ध है। आप इस क्रीम को सूजन वाली जगह पर एक पतली फिल्म के रूप में लगा सकते हैं। आप इस क्रीम को दिन में 2 बार लगा सकते हैं। आपको अपनी त्वचा पर इस क्रीम का कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए और इसके अधिक उपयोग से बचना चाहिए। दवा की कुछ मात्रा आपकी त्वचा के माध्यम से अवशोषित हो सकती है और आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस क्रीम को प्रभावित क्षेत्र पर एक पतली फिल्म के रूप में लगाना चाहिए और प्रति सप्ताह लगाने वाली क्रीम की अधिकतम मात्रा 50 ग्राम से कम होनी चाहिए। सरल तरीके से, यदि आप क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट 30 ग्राम मलहम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको ओवरडोज से बचने के लिए 1 सप्ताह के भीतर 2 ट्यूबों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्रीम लगाने के बाद आपको अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए और अपनी आंखों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। सोराइसिस के मामले में उपचार 2 सप्ताह तक जारी रखना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद भी यदि सूजन कम न हो तो इसे 4 सप्ताह तक जारी रखा जा सकता है। 4 सप्ताह के बाद क्लोबेटासोल के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है। अब देखते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है।
एलर्जी या वायरल कोशिकाओं के संपर्क में आने पर आपका शरीर विभिन्न मध्यस्थों को छोड़ सकता है। इम्यूनिटी के सक्रिय होने से कई रासायनिक मध्यस्थों की रिहाई होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे कुछ मध्यस्थ सूजन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रासायनिक मध्यस्थ स्थानीय रक्त वाहिकाओं के फैलाव का कारण बन सकते हैं, जो आगे सूजन लाता है। क्लोबेटासोल आपके शरीर में सूजन प्रतिक्रिया का प्रतिकार करने के लिए दो तरह से काम करता है। ये कोशिका में कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर्स को बांधता है, जिससे इसे न्यूक्लियस में प्रवेश मिलता है। वे डीएनए पर कार्य कर सकते हैं, जो जीन ट्रांसक्रिप्शन लाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के माध्यम से कुछ मेडिएटर्स का उत्पादन कर सकता है, जो सूजन की प्रगति से लड़ते हैं। लिपोकोटिन 1 और एनेक्सिन A1 इस श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और अन्य मध्यस्थों की रिहाई को भी कम कर सकता है, जो सूजन को बढ़ाते हैं। आइए अब जानते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में। जब आप क्रीम लगाते हैं तो आप कुछ स्थानीय दुष्प्रभाव देख सकते हैं। सबसे पहले त्वचा का रूखापन होता है, जो आमतौर पर देखा जाता है। यदि आप क्रीम की मोटी परत लगाते हैं तो ये सूखापन और भी बढ़ सकता है। इससे त्वचा पतली भी हो सकती है, जिससे जहां आप इसे लगाते हैं वहां जलन की अनुभूति भी बढ़ सकती है। आपको चुभने जैसा तेज दर्द भी महसूस हो सकता है, और यह आपकी त्वचा पर जलन भी पैदा कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्रीम हमारी रक्त वाहिकाओं के फैलाव का कारण बन सकती है। इसे आपकी त्वचा के नीचे लाल रंग की रेखाओं के रूप में त्वचा के पतले होने के साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग 4 सप्ताह से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। क्लोबेटासोल के उपयोग से आप संपर्क जिल्द की सूजन जैसे लक्षण विकसित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शुष्क त्वचा और कुछ कोमलता होती है। आइए इस दवा से जुड़ी सावधानियां देखें। चूंकि क्लोबेटासोल उच्च शक्ति वाला कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसलिए इस दवा के किसी भी आकस्मिक सेवन से आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर इस दवा का प्रभाव बढ़ सकता है। इससे आपके शरीर में गंभीर दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको इस क्रीम को अपने शरीर में अवशोषित होने से बचाने के लिए इसे अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। इस दवा का उपयोग करते समय आपको एक और सावधानी बरतनी चाहिए, वो है आंख के संपर्क से बचना। इससे फिर से आपके शरीर में इसके अवशोषण के साथ साथ आंख पर स्थानीय प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों के संपर्क में आने और इसके आंतरिक अवशोषण का खतरा बढ़ सकता है। यहां तक कि आपको इस दवा को अंडाम और ग्रोइन एरिया पर भी नहीं लगाना चाहिए। ये योनि में उपयोग के लिए भी नहीं है। जब क्लोबेटासोल आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये कई अंगों पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। ये क्रियाएं विशेष रूप से बच्चों में स्पष्ट होती हैं और वे उनके विकास को प्रभावित कर सकती हैं। बच्चों का विकास मस्तिष्क से निकलने वाले कुछ हार्मोनों द्वारा अच्छी तरह से नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस इन हार्मोन स्रावों का मुख्य नियंत्रक है। बच्चों में ये दवा एक ऐसे मार्ग को दबा सकती है जो मस्तिष्क में उच्च केंद्रों को एड्रीनल हार्मोन से जोड़ता है। वो HPA एक्सिस है, जिसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रीनल एक्सिस के रूप में भी जाना जाता है। जब क्लोबेटासोल बच्चों के शरीर में महत्वपूर्ण रूप से पहुंचता है तो यह इस अक्ष को दबा सकता है। इससे बच्चों का विकास कम होने के साथ साथ मानसिक मंदता भी होती है। इसीलिए क्लोबेटासोल का उपयोग बच्चों में सावधानी से किया जाना चाहिए और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये दवा आपकी त्वचा की मोटाई कम कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में इस दवा का अत्यधिक अवशोषण होता है। इसीलिए इसे चेहरे पर इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि चेहरे की त्वचा कुछ पतली होती है और ये दवा चेहरे की त्वचा को और अधिक पतला कर देती है, जिससे आपके शरीर में अधिक अवशोषण होता है। यदि आपके पास ग्लूकोमा का कोई पूर्व इतिहास है या हाल ही में कैटरेक्ट्स विकसित हुआ है तो आपको इस दवा का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। जब आप अपनी त्वचा पर क्लोबेटासोल लगाते हैं तो ये सूजन से लड़ने के लिए स्थानीय रूप से काम करता है। इसकी बहुत कम मात्रा आपके शरीर में अवशोषित होती है। शायद ही कुछ स्थितियों में यह आपके शरीर में काफी हद तक पहुंच सकता है। यदि आप इस दवा का अधिक मात्रा में या बार बार उपयोग करते हैं तो यह आपके शरीर में इस दवा के अवशोषण को बढ़ा सकता है। यह अडल्ट्स में HPA एक्सिस को फिर से दबा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा हो सकते हैं। आपके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है और आप अपनी हृदय गति में वृद्धि देख सकते हैं।
यह आपकी हड्डियों को भी कमजोर कर सकता है, जिसका असर आपकी सोच पर भी पड़ता है। आप अप्रत्याशित थकान महसूस कर सकते हैं और आपका वजन कम हो सकता है। ये सभी लक्षण एक सिंड्रोम से मिलते जुलते हैं, जिसे कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। सामान्य उपयोग के तहत आपको ये सिंड्रोम दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन जब उचित सावधानियों के बिना प्रति सप्ताह 50 ग्राम से अधिक, बहुत अधिक खुराक में क्लोबेटासोल का अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है, तो आपको ये लक्षण मिल सकते हैं। इसीलिए क्लोबेटासोल का उपयोग थोड़े समय के लिए किया जाना चाहिए, जिसकी साप्ताहिक खुराक 50 ग्राम से कम होनी चाहिए। ये क्लोबेटासोल क्रीम के बारे में पूरी जानकारी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी वास्तव में उपयोगी लगी है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण दवा पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।